सुबह के 8:30 बजे हैं और हम लोग ललन टॉप की तरफ से सीकर के किसान महापड़ाव में आए हुए हैं। लोग अपने अपने गुटबंदियों में बैठे हुए हैं, गोलबंदियों में बैठे हुए हैं, खाना बन रहा है और किसान जो है अभी 10 बजे अपने नेता अमरा राम का इंतजार कर रहे हैं। 11 दिन, लगभग 11-12 दिन से चल रहा है ये महापड़ाव। कल रात को एक समझौते पे खत्म हुआ है। 1936 में जब किसान सभा बनी थी तो उसके पहले अध्यक्ष एक आर्य समाजी सन्यासी हुआ करते थे। नाम था सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी, किसान कैसे लड़ते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान लड़ते कैसे हैं दरअसल, और कैसे जीतते हैं सरकारों के खिलाफ, कैसे मांगे अपनी मनवाते हैं। तो आप लोग ये जो यहाँ पे 10-15 दिन से इस महापड़ाव में जुटे, 13 दिन से लगभग पिछले इस महापड़ाव में बैठे हुए हैं, तो ये खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं आप लोग कैसे करते हैं? हमारी तैयारी पहले से जारी थी। पहले से हमारी तैयारी जारी थी कि किसान को सरकार के विरोध में किस तरह से लड़ना है। तो हम हमारी खाने की पूरी सामग्री घर से लेके चले, 3-3 सिलेंडर लेके चले, 2-2 भट्टियाँ लेके चले, 5-5 आटे की बोरियाँ लेके चले, दाल वगैरह सब, हलवाई वगैरह सब लाए थे। अगर 1 महीने भी लड़ने की नौबत आती तब तक हमको राशन लेने के लिए घर जाने की नौबत नहीं आती। इतना तो हम लेके आए हैं। मान ले तो 14 दिन में निपट गया, 1 महीने तक भी जाने वाला नहीं था। तो ये इस महापड़ाव की शुरुआत किन वजहों से हुई, किन कारणों से, क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा, किसी मंडी में इन टेंटों के नीचे सोना पड़ा? किसान कर्जे में डूबा हुआ था। सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले तो नोटबंदी हुआ। नोटबंदी के टाइम पर हमारी मूंगफली की फसल बिकने योग्य बाजार में थी, वो फसल नहीं बिक पाई क्योंकि हर मुद्दा ये हो गया कि नोट पुराना लेगा कि नया। अगर नया नोट लेगा तो 4 महीने बाद मिलेगा, भाव की तय नहीं। अगर बच्चा बीमार हो गया तो नोट तो 500-700, 1000, 2000 रुपये चाहिए ना नए नोट। तो बोले भैया नोट तो नए ही दे दो। तो नए नोट के भाव में 4000 बिकने वाली मूंगफली 3200 रुपये में गई। 6 महीने बाद पैसे मिले, उसका कोई ब्याज नहीं मिला। बैंक में अगर पहले एंट्री लेट होते हैं तो कुड़की बोलते हैं। किसानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। नेता टीवी पर आता है, बोलता है हमको गरीब, मजदूर और किसान की चिंता सता रही है, जबकि किसान दबा हुआ किसान भावुक हो जाता है कि अब की बार इसको मतदान कर दो। 163 सीटों का बीजेपी को बहुमत दिया था। 163 सीटों का बहुमत दिया था। पूर्ण विश्वास था मुझे कि मोदी जी भी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ये आए कि एक फसल खराब हो गई नोटबंदी में, दूसरी फसल खराब हो गई जो चने की गर्मी वाली फसल है, गेहूं के टाइम पर जो आती है, वो फसल खराब होगी जीएसटी में। व्यापारी भी नहीं समझ पाया कि ये जीएसटी है क्या, इसके लिए हम स्टॉक करें कि नहीं करें, माल खरीदे कि नहीं खरीदे, और खरीदे तो क्या भाव में खरीदे। इस तरह से हमारी लगातार 2 फसल चौपट हुई। फिर आगे एक कानून पारित हुआ, पशु क्रूरता अधिनियम 2017, जिसमें गाय को कोई बांध नहीं सकता, उसको खुली चरने दो। एक तरफ तो फसल भाव से बर्बाद हो रही, तब दूसरी तरफ गाय को माँ का दर्जा देते हुए, अगर किसान गाय को माँ का दर्जा सरकार देती है तो पहले उनको गौ मंत्रालय खोलना चाहिए था, गौ मंत्रालय में कोष देना चाहिए था, गौशालाएं बनवानी चाहिए थी, और उनके पास तो कमी क्या है, एयर कंडीशन बनवानी चाहिए थी। नहीं क्या, गौ माता है ना, गौशालाएं बनानी चाहिए थी। गौशाला में गौओं की सेवा करने के लिए भर्तियां खोलनी चाहिए थी, लेना चाहिए था। बेरोजगार युवा इतना है जिसकी हद नहीं, भर्ती लेनी चाहिए थी। फिर गायों को इकट्ठा करना चाहिए था, फिर गौशाला में उनका प्रवेश दिलाना चाहिए था, और चारा इकट्ठा करना चाहिए था, चारा इकट्ठा करना चाहिए था। उसके बाद में उनको जो प्रतिबंध लगाया कि आज गाड़ी में इस गाय को लोड करके कोई कानपुर नहीं ले जाएगा, गो हत्या नहीं हो जाएगी, उसके बाद में ये करना चाहिए था। जबकि गौ मंत्रालय नहीं है, गौशाला नहीं है, गौ माता की सेवा करने वाला नहीं है। एक तरह से उन्होंने तो गाय की तो हलाल कर दी। बिना स्वार्थ किसान काम नहीं करता, और आप भी नहीं करते, और नहीं सरकार करती, बिना स्वार्थ काम नहीं करता। पशु क्रूरता अधिनियम 2017 में लिखा है कि गाय का बछड़ा जब 6 महीने तक आप उसको बांध नहीं सकते,
वो अपनी मर्जी से दूध पीकर छोड़ देगा, वो किसान निकालेगा। बोलो वो किसान क्यों तो उसको बंटा देगा, क्यों उसको तेल देगा, क्यों 50 रुपए किलो का गुड़ देगा, क्यों लेडीजें परेशान होंगी? क्या स्वार्थ है? एक तरफ से डायरेक्ट रूप से ऐसा नहीं हो गया क्या कि इस गौ का वंश खत्म कर दो? माता कहने वालों ने ये नहीं कह दिया गया कि इसका वंश खत्म कर दो? तो जब विनय निकल रहे थे दिल्ली से यहाँ के लिए इस पूरे मूवमेंट को कवर करने के लिए, तो मैं अभी अपना मैं अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। मैंने कहा मैं भी चल के देखता हूँ, मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ सवाल मेरे भी हैं। तो मैं समझना चाह रहा था कि जैसे आपने क्रमवार अभी बताया कि आपकी ये समस्या थी, पहले नोटबंदी में आपको ये समस्या आई, फिर उसके बाद जीएसटी में आपको फिर हाँ जी, फिर गो अधिनियम में। तो क्या ऐसा होता रहा कि आप ऐसे क्या, जैसे नोटबंदी हुई आपको एक तकलीफ हुई, जीएसटी में आपको एक तकलीफ हुई, फिर गो अधिनियम में आपको एक, तो आपने समय समय पे क्या ये बात अपने नेताओं को बताई? जैसे विधायक आपके एरिया में होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बताई, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? उनका कुछ नहीं हुआ। सत्ता में डूबी हुई सरकार, कुछ नहीं हुआ। 4 महीने से विरोध कर रहे हैं। हम 4 महीने से विरोध कर रहे हैं। इसके ज्ञापन भी दिया है, राज्य सरकार को भी भिजवाया है। चक्का जाम भी हमने 2 महीने पहले 4 घंटे का चक्का जाम भी पूरा राजस्थान में रखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो आपके जो लोकल नेता होते थे वो इस बारे में कोई बहुत ऐसा आपको जवाब नहीं दे पाते थे? ऐसा वो बोलते कि हम सत्ता पक्ष में है, क्या करें? वो ऐसा बोलते थे? हाँ, सत्ता पक्ष में कर नहीं सकते ना। आपका भी एक एक करके सबसे लेंगे, क्योंकि हम जानना ही चाह रहे हैं कि अलग अलग आवाजें। हाँ, मतलब हमारी कोशिश ही है कि इस मूवमेंट की जितनी अलग अलग आवाजें। हाँ जी, हम प्याज की फसल में इतनी दुर्दशा हुई किसान की, प्याज की फसल में हम सोचते थे कि बार बार विदेशों का दौरा हो रहा है श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का, हो सकता है प्याज का तो एक्सपोर्ट करेंगे। प्याज तो बहुत ज्यादा पैदा होती है, पैदा नहीं हुआ। पहले सरकार ने बताया कि पैदावार को बढ़ाओ, डीएपी दिया, यूरिया दिया, पैदावार बढ़ाया। अब नया रूप संशोधन लिया कि परंपरागत खेती अपनाओ, उसमें शुद्धता लाओ। शुद्धता लाने वाला काम भी मैंने किया। मैंने 10 बीघा में प्याज की खेती की थी और जैविक खेती की थी, और वो पूरा ही सड़ गया, कोई लिया ही नहीं। ये प्याज के बारे में बता रहे हैं, प्याज सीकर के प्याज के बारे में हम आपको बता दें कि सीकर का प्याज काफी पॉपुलर है। सीकर का प्याज देश भर में सलाद के लिए काफी इस्तेमाल होता है, बड़ा होता है, तीखा नहीं होता, मीठा होता है, तो आप उसको खाने के साथ खा सकते हैं। ये रीजन जो है औसतन प्रति बीघा प्याज पैदा करने के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर है। और इसको मतलब ये समझिए कि प्याज, तो विनय बता रहे थे कि महाराष्ट्र में नासिक प्याज बहुत पॉपुलर है, उसके बाद ही सीकर का नंबर है। मैं एमपी से आता हूँ, वहाँ पे इंदौर मंडी में भी काफी प्याज बिकता है जो उस बेल्ट के आसपास होता है। तो ये शिकायत तो हमारे यहाँ भी रही है कि प्याज की फसल काफी अफेक्ट होती है, एक कैश क्रॉप है। तो हम हाँ जी, हाँ बताएं। देता हूँ, बिल्कुल हिंसक नहीं, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सीकर जिले में सबने समर्थन दिया हमारे आंदोलन में है। और आंदोलन जब भी सक्सेस होते हैं जब हिंसा नहीं होती है। हिंसा का मतलब किसी के साथ मारपीट कर दो। हमने पहली बार देखी ऐसी रैली की, कभी भी ऐसा रैली नहीं निकली जो कोई भी किसान की शहीद नहीं हुआ। ऐसी हाईवे रोड इतनी जाम रही, 48 घंटा तक हाईवे जाम रहा, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नेता मेरे को कभी देखा नहीं। ये एक स्पेशल फीचर रहा है इस मूवमेंट का। अभी पिछले दिनों से हमने जितने फार्मर मूवमेंट्स यहाँ पे देखे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ जी, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ। तो जब महाराष्ट्र में होता तो हमने देखा था कि चिटपिट वायलेंस वहाँ पे हुई थी किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में। जब मंदसौर में हुआ तो वहाँ तो गोलियां चली, वहाँ पे कई किसानों की जान गई। बहुत बड़ा मूवमेंट राजस्थान में हुआ, पिछले 15 दिनों से हो रहा है, सीकर में महा पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक के वायलेंस की कोई घटना सामने नहीं आई है। ना किसी किसान को चोट पहुंची है, ना किसी दूसरे भाई को चोट पहुंची, ना। तो ये एक बड़ा मतलब फीचर रहा है इस मूवमेंट का कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची। हाँ जी बताएं। जो जैसे बेटे और बाप के होता है ना, वैसे प्रेम रखा हमें प्रशासन से भी। जो अमराराम ने हमको बोल दिया वहाँ की धूप में बैठना है तो वहीं बैठ गए, 1 इंच भी नहीं हिले। हमको कभी भी ऐसा रैली वैली नहीं देखी, ऐसा नेता। अब मैं जैसे आपने अपने लीडर का नाम बताया अमराराम जी का, तो मुझे 2 चीजें समझनी है। एक तो अमराराम जी अपनी बात आपसे कहते कैसे थे, है ना, क्योंकि जैसे मूवमेंट शुरू होने से पहले हम बहुत नहीं देख रहे हैं, अखबार में बहुत ज्यादा नहीं छप रहा था। दूसरा कि आपकी क्या क्रमवार मांगे रही हैं सरकार से, आप क्या चाहते थे? हम ये चाहते हैं
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संपूर्ण कर्जा माफी चाहते थे पहली मांग। संपूर्ण कर्जा माफी चाहते थे आप। दूसरी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है हाँ जी, वो लागू करवाना चाहते थे। तीसरी मांग हमारी थी बिजली सस्ती मिले। चौथी मांग हमारी थी हमारी जिन्स का भाव मिले। ये मांगे थी हमारी। ऐसे 11 मांगे थी। अच्छा। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे आप हमारे दर्शकों को बताइए, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं कि जो आपके लीडर साहब होते थे अमरा राम जी, ठीक है, उनकी बात आप तक कैसे पहुंचती थी? वो कैसे बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आज ये होगा उसके बाद ये होगा, मतलब मूवमेंट कैसे चला है ये 15 दिन? ये मूवमेंट हमारी कमेटी बनी हुई है। हमारी कमेटी जिला स्तर की कमेटी है, ग्राम पंचायत तहसील स्तर पर कमेटी है। कमेटियों के अपने आप कमेटियों से पहुंचता है हमारा मूवमेंट। अच्छा, तो वो अपनी बातें आप तक बताते हैं और उस हिसाब से मूवमेंट चलता है गाँव तक। तो वहीं से फिर ये शायद मेरे ख्याल तैयारी भी हुई है कि इस दिन निकलना है और इतनी तैयारी से निकलना है कि 1 महीना अनिश्चितकालीन के लिए। अनिश्चितकालीन। तो ये आपका आंदोलन जो है वो चला किस तरीके से, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये वाला आंदोलन जो है, मतलब पहले जुलाई से ही 16 जुलाई से लगभग ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये महापड़ाव जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत पहले हमने जिला स्तर पर मीटिंग रखी थी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सरकार के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया था। ज्ञापन का कोई सरकार हरकत में नहीं आई तो हमने 4 घंटे का पूरे राजस्थान में चक्का जाम रखा था। उसके बाद भी सरकार कोई हरकत में नहीं आई तो फिर हमने अनिश्चितकालीन का ये महापड़ाव चालू किया। और इस आंदोलन में और कहाँ से लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे? सीकर में तो केवल सीकर जिले के ही हैं। बाकी चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में तो हमसे भी ज्यादा जागरूकता है वहाँ पर लड़ने की। आप अभी जो कल रात को समझौता हुआ है, आपको क्या जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से? आपकी क्या क्या मांगे मान ली गई हैं? वो मांगों का विचार विमर्श किया। उसके लिए एक महीने की कमेटी बनाई है जो ऋण माफी की है ना, वो कमेटी जो रिपोर्ट देगी 50,000 की, उसमें बात शर्त रखी है कि 50,000 रुपये का कर्ज तो माफ़ कर दिया जाएगा और उसमें उसकी लिमिट बढ़ाएगी। तो कमेटी जो 1 महीने में इसकी, जैसे कर्नाटक में हुआ है, यूपी में हुआ है, दूसरे स्टेटों में हुआ है, उनकी जानकारी लेंगे। जानकारी लेकर के कमेटी 1 महीने बाद उसको सरकार के पास रखेगी। तो इस आंदोलन में आप, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था कि महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, तो वो किस तरीके से आप लोग जब महापड़ाव में आए, किस तरीके से आप मेरे को जिक्र कर रहे थे धारा 144 का, तो क्या मामला था, हमारे दर्शकों को भी बताइए। वो ऐसा है, जब अमराराम जी के नेतृत्व में हम सीकर आए, डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते थे। डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो प्रशासन ने धारा 144 मंडी गेट पर ही लगा दी और बोले कि भाई धारा 44 आ गए 144, उस धारा का उल्लंघन हमने नहीं किया। हमारे नेता के नेतृत्व में हम वहीं 12 बजे एकदम तपते टेम्परेचर में वहीं रोड पर बैठ गए और वहीं अनुशासन बनाया रखा। हम यहाँ थे, धारा 144 उन्होंने कोर्ट से लेकर मंडी गेट तक लगाई और हमारे नेता ने आधे राजस्थान में लगा दी धारा 144, तब कि इधर से उधर कुछ नहीं हो पाया। फिर बाकी रहा मामला ये कि हमारे गांव में पड़ता है कि घूंघट की, लेडीजें घूंघट निकाल के रहती है, लेकिन उनको फ़ोन पर बताया कि आप चौकियाँ संभालोगी, जहाँ भी रास्ता रोकना है उनको चौकियाँ बताई गई थी। घर का काम करके सुबह जाके वहाँ काम करती थी, कुछ नाइट में रहने वाले भी वहाँ रहते थे। वो काम हमारे महिलाओं ने किया। नारी तो ये पूरा का पूरा जाम जो है वो महिलाओं के दम पे हुआ, वो नारी शक्ति की देन है। नारी शक्ति सक्रिय है इसमें। इसमें एक चीज मैं भी जानना चाहता था कि जब ऐसा आप पूरा ब्लॉकेट कर रहे थे, यहाँ भी जुट रहे थे और पूरे राजस्थान में भी आप तो प्रशासन ने आपको कभी बल प्रयोग या ऐसा रोकने की? ना, प्रशासन को हमने ऐसा मौका नहीं दिया कि प्रशासन हमारे ऊपर बल प्रयोग करे। हम हिंसक हुए ही नहीं। नेताजी का आदेश था कि जो मैं मंच से बोलूं उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। मेरा कहना यह है कि जो किसान महापड़ाव में है और मेरा समर्थक है वो इधर आए तो एक ही आवाज में लाखों की संख्या में उधर मुंह मुड़ते थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा बोलने के बावजूद भी कोई आदमी 1 सेकंड रुक के सोचने की बात करता है। हिंसक आंदोलन नहीं है। प्रशासन को खुद को मालूम है इस चीज का कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो टाइम लगेगा और अमराराम जी बोलेंगे बैठ जाओ तो लाखों की संख्या में 1 सेकंड में बैठ जाएंगे। तो प्रशासन ने महसूस किया कि अमराराम जी के नेतृत्व में एक किसान है, ये थोड़ा ठीक रहेगा, अपना बल प्रयोग मंदा है इसके सामने, इनके सामने मंदा है। इस आंदोलन की 3 बड़ी उपलब्धियां अगर आप देखेंगे तो पहले ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक रहा, जिसकी वजह से मंदसौर जैसी स्थितियां यहाँ पे पैदा नहीं हुई। प्रशासन को कोई मौका नहीं मिला कि वो हिंसा के आधार पर इस आंदोलन को
दबा ले जाए और पुलिसिया कार्रवाइयों से। दूसरी उपलब्धि ये रही कि महिलाओं की भूमिका जो है वो बढ़ चढ़ के रही। महिलाओं ने इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया और वो एक अहम रोल निभाती, अहम किरदार निभाती हुई इस आंदोलन में दिखी। और तीसरी उपलब्धि ये है कि मेरे हिसाब से लगभग 5-10 सालों में जितने किसान आंदोलन मैंने देखे हैं उसमें पहला किसान आंदोलन है जिसने अपने ऋण माफ करवा लिए हैं, अपने कर्जे माफ करवा लिए हैं। तो ये 3 बड़ी उपलब्धियां इस आंदोलन की रही हैं और हम आपके सामने सीकर के इस किसान महापड़ाव में, क्योंकि आज 10 बजे से ये लोग जश्न मनाएंगे अपने जो इन लोगों ने 13 दिन लंबी जंग लड़ी है उसके बाद में इनको जो कुछ हासिल हुआ है, तो 10 बजे के बाद में हम उस जश्न में आपको जरूर लेके आएंगे हम किसान के इस सीकर के इस महापड़ाव में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।